गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है फरवरी 3 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स यहाँ पे लेके आए हैं। एक बार देख लेते हैं ब्रीफली आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैरिटल रेप इशू के बारे में, क्योंकि देखिए अभी सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, वहां पे भी ये मुद्दा बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उठाया है और पिछले 2 हफ्ते में मेरे ख्याल से 3-4 बार हम लोग इस मैरिटल रेप वाले इश्यूज के बारे में बात कर चुके हैं। तो सरकार का इसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्स आया है पार्लियामेंट में, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे फ्रॉम जीएस पेपर 2। अगला जो आर्टिकल है वो रहेगा फिच की रेटिंग के बारे में है, क्योंकि देखिए बजट को पास किया गया है, तो जब भी बजट पास होता है तो इस तरह की चीजें फिस्कल डेफिसिट के बारे में, जो डेट होता है, कैपिटल होता है, रिवेन्यू होता है, उस तरह की बहुत चर्चाएं होने शुरू हो जाती हैं। फिच जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है। इसने इंडिया के इस बजट के बारे में क्या बोला है थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक होने वाला है, ज्यादा बड़ा नहीं है। वैकेंसीज इन हाई कोर्ट लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। 2022 में भी थी, 22 में तो होने वाली ही हैं, 2021 में भी थी, 2020 में भी थी। मतलब साल दर साल हाई कोर्ट्स के अंदर वैकेंसीज जो है वो कंटिन्यू चली जा रही हैं। मतलब उसकी वैकेंसीज को सरकार फुलफिल नहीं कर पा रही है, बेसिकली कहने का मतलब ये है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्योंकि ये दोबारा से मैटर न्यूज में आ गया है। एग्जिम बैंक के बारे में पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहे हैं। छोटा सा टॉपिक है, मेरे ख्याल से 10 सेकंड का टॉपिक होगा, लेकिन कुछ नया है तो थोड़ा सा सोच आपकी ये करवा देता हूं। और वैसे भी आपको पता ही है कि मेरा ज्यादातर फोकस किस पे रहता है, इकोनॉमी वाले टॉपिक पे रहता है, क्योंकि इकोनॉमी जो है ना एस्पिरेंट का थोड़ा सा वीक होता है। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपका जो वीक वाला पार्ट है उसको टारगेट कर दिया जाए। देखिए चाहे आपके समझ में थोड़ा सा कम आए, लेकिन धीरे धीरे आने लगेगा ना। इजी टॉपिक करने से कोई ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है नहीं। थोड़ा टफ चीजें करेंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चीजें ईजी हो जाएंगी, क्योंकि इकोनॉमी वैसे भी आपका मेजर सब्जेक्ट है, तो इग्नोर तो आप वैसे भी नहीं कर सकते, तो भैया कम से कम कर ही लें। ठीक है, तो केपेक्स एंड बजट, तो ये जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों से मैंने इंक्लूड किया है। जीएस पेपर 2 में हम इसको गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंडर में कवर कर सकते हैं, और जीएस पेपर 3 में तो आपको पता है इकोनॉमी वाला प्रॉपर सेक्शन हो जाता है। तो केपेक्स क्या होता है, बजट के अंदर इसका क्या रोल रहेगा, कैसे ये हमारे कंट्री की इकोनॉमिक हालत या जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट वगैरह को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, उसके बारे में बात करेंगे। आज का एडिटोरियल सेक्शन है, ठीक है। अगर आपका मन करे तो आप यहाँ से एक मेंस का क्वेश्चन भी बना सकते हो, ठीक है जी। चलिए अगला जो टॉपिक रहेगा दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द एथनोसेंट्रिसिज्म। एक नई टर्म है, बड़ी अच्छी टर्म है। वैसे जो एंथ्रोपोलॉजी वाले बच्चे हैं जिनका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है वो उनको तो इसके बारे में अच्छे से पता होगा, इवन सोशियोलॉजी वालों को भी पता होगा। तो थोड़ा सा ऑप्शनल की ये टर्म है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस टर्म को आप कहीं ना कहीं एसए में और जीएस पेपर 4 में भी इंक्लूड कर सकते हो। तो थोड़ा सा बताऊंगा आपको एथनोसेंट्रिसिज्म क्या होता है, और 2-3 हमारे पास कुछ एडिशनल टॉपिक हैं, उनको भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है उनको बहुत बहुत बोलना चाहूँगा थैंक यू, जिन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट दिखाया। इतने समय से आप हमारे साथ जुड़े हुए हो। एक बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, पर्सनल गारंटी दे सकता हूँ कि क्वालिटी आपके साथ बिल्कुल भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, एकदम टॉप नॉच क्वालिटी देंगे। और हम लोग पैसा भी बहुत कम चार्ज कर रहे हैं। आपको पता ही है कि हम लोग एक्सप्लॉयटेशन में बिल्कुल बिलीव नहीं करते। दुनिया भर के आजकल जो कंपनियां खुल गई हैं ऑनलाइन, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में लगी हुई हैं, लेकिन हम लोग आपको मोस्टली चीज़ें फ्री में ही प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है 2022 के लिए, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो इसको कर सकते हो, ठीक है जी। और अगर आप हमारा मेंटरिंग सेशन भी कर सकते हो, बहुत सारे बच्चों ने लिया है, आप भी उसी टीम का पार्ट बने, फैमिली का पार्ट बने, और जो है अपनी प्रेपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएं। देखिए प्रोसेस ऑन द अमेंड क्रिमिनल लॉ, देखिए यहाँ पे ये आपको मैं पढ़ाना चाहूंगा। ये क्या है, देखिए ये स्मृति ईरानी जी ने बोला है पार्लियामेंट के अंदर में। क्या बोला है आप यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हो। उनका क्या कहना है, इनका कहना है टू कंडेम एवरी मैरिज in this country as a violent marriage and to condemn every man in this country as a rapist is not advisable in this august house। छोड़िए इसको, तो आप छोड़ दीजिए, ये वर्ड का क्या मतलब है। बात ये है कि जब मैरिटल रेप के ऊपर डिबेट होती है, डिस्कशंस होती हैं, बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस और बहुत सारे एक्टिविस्ट लोग और बहुत सारे लॉयर, बहुत सारी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस ये कहती हैं कि हमारी कंट्री में जो मैरिटल रेप है वो रैम्पेंट है। मैरिटल रेप का मतलब ये होता है जब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ फोर्सफुली इंटरकोर्स करता है उसकी मर्जी के बिना, इसका मतलब होता है मैरिटल रेप, ठीक है। तो इस तरह से जब मैरिटल रेप को लेकर डिबेट और डिस्कशंस होती हैं, ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि इस कंट्री में
हमारे कल्चर में मोस्टली मैन है वो रेपिस्ट हैं। और हमारी कंट्री में देखिए बहुत सारे कई ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसा भी कहा है कि हमारी कंट्री में 90% फीमेल वो मैरिटल रेप का शिकार हैं कभी ना कभी, ऐसे भी क्लेम किए जाते हैं। तो उसी एक जब डिबेट और डिस्कशन इस तरह के चलते हैं और होने भी चाहिए, डेफिनेटली होने चाहिए, उसी के रिस्पॉन्स में जो है स्मृति ईरानी जी ने ये कहा है कि हमारी वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं। इनका कहना है कि देखिए हर आदमी, ठीक है, वो रेपिस्ट नहीं होता। तो अब ये नहीं कह सकते कि हर मैरिज जो है वो वायलेंट मैरिज है ना। बहुत सारी मैरिज हैं वो सक्सेसफुल मैरिज भी होती हैं और मोस्टली हमारी कंट्री में होती ही हैं। हालांकि हमारा जो कल्चर है यहाँ पे मैरिज को सैक्रोसेंट समझा जाता है, एक पवित्र रिश्ता समझा जाता है। तो उस शादी वाले उस बंधन में अगर आप इस तरह की बातें बोलोगे, वहाँ पे मैरिटल रेप होता है, ये होता है, वो होता है, तो लोगों का कहना है कि हमारी संस्कृति के खिलाफ है। लेकिन भैया जो गलत चीजें होती हैं तो उसको सवाल उठाया जाना चाहिए। हाँ, लेकिन हर मैरिज को आप टॉक्सिक नहीं बोल सकते, हर मैरिज को आप वायलेंट नहीं बोल सकते, हर हस्बैंड को आप रेपिस्ट नहीं बोल सकते, वो भी चीजें हैं। तो जो पूरा एक जितने भी स्टेक होल्डर हैं इस सिचुएशन में, सभी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, सभी के साथ बातचीत करनी पड़ेगी और तब जाके हम लोग इस मुद्दे पे आगे बढ़ सकते हैं। देखिए मैरिटल रेप एक बहुत ही सेंसिटिव सा मामला है। जब हमारी आप सोसाइटी की बात करते हो ना, हमारा कल्चर ही कुछ ऐसा है, तो जो कल्चरल नॉर्म्स यहाँ पे चल रहे हैं आप उसको एक दिन में तो चेंज नहीं कर सकते। तो बहुत ही एक्सटेंसिव डिबेट और डिस्कशन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। हालांकि मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिकन कंट्रीज में मैरिटल रेप को बिल्कुल लीगलाइज मतलब लीगली आइडेंटिफाई किया गया है, इसके लिए पनिशमेंट वगैरह भी हैं। अभी भी दुनिया में लगभग 36 के लगभग ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज मतलब क्लियरली नहीं किया गया है। इंडिया भी उन्हीं कंट्री में से है। और थोड़ा सा कंजर्वेटिविज्म आप समझ लीजिए, पैट्रियॉर्की की जो है हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है सोसाइटी में। उस तरह की चीज़ें जब होती हैं किसी सोसाइटी में तो एक्शन लेना इतना आसान नहीं है। तो उसी मामले में जो है ये सब चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। तो जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये लगातार इस मुद्दे को उठा रही हैं और कह रही हैं कि देखिए इंडिया का जो लीगल सिस्टम है, हमारा जो IPC है, इंडियन पीनल कोड, वहाँ पे मैरिटल रेप को आप रिकॉग्नाइज कीजिए, उनके लिए पनिशमेंट फिक्स कीजिए। और बहुत सारी औरतें जो मैरिटल रेप का शिकार होती हैं और उनके जो कंसर्न है आप उसको एड्रेस कीजिए। इनका कहना है कि हमारे जो IPC का सेक्शन नंबर 375 है और हमारे यहाँ पे जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं? देखिए 75 तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कुछ दिन पहले शायद हम लोगों ने किया था ना, आर्ट सेक्शन 375। सेक्शन 375 जो इंडियन पीनल कोड का है, ये रेप को डिफाइन करता है और ये कहता है कि कौन कौन सी सिचुएशन में हम लोग उसको रेप कंसिडर कर सकते हैं। तो एक देखिए, जब आप उसकी मर्जी के बिना करते हो, उसके कंसेंट के बिना करते हो, ठीक है, 3, 4, 5, 6, तो 6 कंडीशन यहाँ पे ऐसी दी गई हैं जिसके तहत उस चीज़ को रेप कंसिडर किया जा सकता है। आप उसकी मर्जी के बिना कर सकते हो। अगर आपने उसको कुछ टॉक्सिक पदार्थ, ऐसे जहरीली दवाई कुछ दे दी है, मतलब ऐसा कुछ नशे वाली चीज़ें, तब आप पेनिट्रेट करते हो, तो उस समय ये चीज़ें सारी हो सकती हैं, है ना। इसको रेप की कैटेगरी में आया है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी, ये सबसे बड़ा जो है वो कंसर्न का मुद्दा है। देखिए एक्सेप्शन कहती है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप। मतलब अगर किसी की शादी हो जाती है और उसकी वाइफ 15 साल या 15 साल से ज़्यादा है तो उसको मैरिटल रेप कंसिडर नहीं किया जाता है कानून के अंदर, अंडर आर्टिकल 375, चाहे वो जितना ही ज़बरदस्ती से किया गया हो। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। वहीं पे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या कहता है? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है हर चीज़ को वायलेंस समझता है, चाहे वो फिजिकल हार्म हो चाहे वो मेंटल हार्म हो, मतलब वो वायलेंस है। अब यहाँ पे दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। भैया 375 में तो आप कहते हो कि अगर उसकी एज 15 साल से ज़्यादा है तो उसको हम लोग रेप कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरे में आप कहते हो सेक्शन 3 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कहते हो कि किसी भी तरह की इंजरी हो, चाहे वो मेंटल इंजरी हो चाहे वो फिजिकल इंजरी हो, हम उसको वायलेंस समझेंगे। तो एक तरफ तो आप वायलेंस समझ रहे हो, दूसरी तरफ आप उसको रेप कंसिडर नहीं कर रहे हो, तो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। आप सोच के देखिए, मान लो किसी की एज, मान लो 21 साल ही समझ लीजिए, ठीक है, और इसके हस्बैंड ने मान लो फोर्सफुली जो है उसके साथ जो है फिजिकल इंटरकोर्स किया, तो क्या ये वायलेंस नहीं है? वायलेंस तो है ये, लेकिन इसको कानून में रेप नहीं कहा गया, वायलेंस कहा गया। जो सेक्शन 3 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ये पनिश नहीं करता है, ये जो है ग्राउंड हो सकता है उनका सेपरेट होने का। मतलब डोमेस्टिक वायलेंस हमारे यहाँ पे डिवोर्स लेने का एक एक कारण हो सकता है, लेकिन इसके लिए कोई ऐसा पनिशमेंट नहीं है।
अगर कोई बहुत ज़्यादा अगर फिजिकल हार्म नहीं हुआ कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, तो उसी मुद्दे पे जो पूरे का पूरा मामला चलता है कि कानूनी पेचीदा चीज़ें हैं, है ना, ये इतना हमारी यूपीएससी के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है टू बी ऑनेस्ट। बस आपके एक आधा सेक्शन याद कर लो, दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू। लेकिन इसके अंदर कानूनी दाव पेच क्या है वो इतना हम लोग कानून की पढ़ाई थोड़ी करनी है ना, लॉ का एग्जाम थोड़ी देना, यूपीएससी का एग्जाम देना। तो जनरल सी चीज़ें जो है मैरिटल रेप के बारे में आपको पता होना चाहिए। इवन यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन एक्ट है आर्टिकल 2, ये भी जो है मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज करता है, मैरिटल रेप को डिफाइन करता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हैं। तो इंटरनेशनली बहुत सारी कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है, ये इसके लिए पनिशमेंट भी है। इंडिया अभी एक ट्रांजिशन फेज में है। सरकार का कहना है कि देखिए जो चीज़ें यूरोप में होती हैं, जो चीज़ें वेस्टर्न कंट्रीज में होती हैं, जरूरी नहीं कि उनकी जो लीगल प्रैक्टिसेस हैं, उनकी जो कल्चर प्रैक्टिसेस हैं, हम वहाँ पे अपनी कंट्री में अप्लाई करें। हर किसी का कल्चर अलग होता है, तो हमारी जो कानूनी प्रक्रिया होगी हमारे कल्चर के हिसाब से चलेगी, हमारे प्रैक्टिस ट्रेडिशन के हिसाब से चलेगी, उनकी उनके हिसाब से चलेगी। तो सरकार का ऐसा आरोप है कि कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आंख बंद करके वेस्टर्न प्रैक्टिसेस को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। लेकिन मुझे लगता है इसमें कोई गलत नहीं है। अगर कोई वेस्टर्न कंट्री में चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो उनकी डेफिनेटली एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हमारी कंट्री में कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो वो लोग भी एक्सेप्ट करते हैं। तो कल्चर इसी तरह से इंटीग्रेशन होता है और इसी तरह से हम लोग एज अ ह्यूमन रेस ग्रो करते हैं, ठीक है। चलिए अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है फिच रेटिंग के बारे में। देखिए फिच एक जो है इंटरनेशनल एक रेटिंग एजेंसी है, जैसे एक एजेंसी ये भी है जिसका नाम है मूडी, ठीक है, मूडीज। तो ये भी एक रेटिंग एजेंसी है। ये लोग क्या करती हैं, जब भी किसी कंट्री में कोई बजट पास होता है तो उसके ऊपर नज़र रखती हैं, उस बजट में जो है क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या वहाँ पे टारगेट रखे गए हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए होता क्या है, एक चीज़ होती है डेट, ठीक है, एक होती है फिस्कल डेफिसिट और एक हमारी होती है टोटल जीडीपी। तो होता क्या है, अगर डेट टू जीडीपी रेशो ज़्यादा होता है ना, डेट टू जीडीपी रेशो अगर ज़्यादा होता है, इसका मतलब उस कंट्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है और उस कंट्री की रेटिंग डाउन हो जाती है। सीधी सी बात है भैया, आपके पास कर्जा ज़्यादा है, देनदारी ज़्यादा है, लेनदारी कम है, इसका मतलब आपकी रेटिंग जो है डाउन चली जाएगी। और जब किसी कंट्री की रेटिंग डाउन चली जाती है उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, सीधी सी बात है, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट हो जाता है। लेकिन अगर कोई अपनी कंट्री डेट जीडीपी को अच्छे से मैनेज कर लेती है तो उसकी रेटिंग इंप्रूव हो जाती है। इसी तरह की कुछ हालत जो है फिस्कल डेफिसिट में भी होती है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि आपकी जो टोटल इनकम होती है और आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये कई बार प्लस में भी हो सकता है, कई बार ये नेगेटिव भी हो सकता है। इंडिया के केस में मोस्टली नेगेटिव होता है। तो फिस्कल डेफिसिट अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है जीडीपी के कंपैरिजन में, उस केस में भी रेटिंग डाउन हो जाती है। तो इस समय जो बजट हम लोगों ने पेश किया है, यहाँ पे बेसिकली हम लोगों का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 6.4% के आसपास रहने वाला है जीडीपी का, जो कि बहुत खराब नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। जो देखिए अलग अलग एजेंसीज जो है ये भी अपने हिसाब से प्रेडिक्ट करती हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से प्रेडिक्ट किया है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो 6.4% का कहने का मतलब ये है कि इंडिया की, देखिए अगर इंडिया ने इसको अचीव कर लिया 6.4% फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के आने वाले साल में, आने वाले फिस्कल ईयर में, तो हो सकता है हमारी रेटिंग इंप्रूव हो जाए, ऐसा फिच का कहना है। लेकिन अगर वो 6.4% से ज़्यादा हो गया तो डेफिनेटली हमारी रेटिंग डाउन जाने वाली है, ऐसा फिच का कहना है। कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, फिच तो कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। सरकार जो है फिच और मूडी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देती भी नहीं है। तो जब सरकार ध्यान नहीं देती तो हम लिए कौन होते हैं ध्यान देने वाले, राइट। चलिए आज की जो थर्ड न्यूज़ है वो आती है सुप्रीम कोर्ट से। देखिए आप आज सोच रहे होंगे सर आज हम लोगों ने वो नहीं किया ना, आज के दिन क्या हुआ था। आज कुछ खास एक्चुअली हुआ ही नहीं था, ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको आर्टिकल को जोड़ा भी नहीं। हाँ एक चीज़ आज हुई थी कि ओपनहाइमर की आज डेथ हुई थी। ओपनहाइमर अमेरिका के एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे। न्यूक्लियर बम जब बनाया गया था तो उनका बहुत बड़ा रोल रहा था उसमें। उनके ब्रदर भी न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, तो वो हमारे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, तो उसको मैंने इसलिए छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट एफर्ट टू फिल हाई कोर्ट वैकेंसीज कंटिन्यू इनटू 2022। देखिए ये आर्टिकल हर साल न्यूज़ में आता है। पिछली बार जब ये न्यूज़ में आया था तो यहाँ पे 2021 था, उससे पिछली बार जब न्यूज़ में आया तो 2020 था, उससे पिछली बार न्यूज़ में आया तो 2019 था। हर बार जो है ये आता रहता है। देखिए अमेरिका की बात अलग है। अमेरिका में हाई कोर्ट और मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज की बात, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती है। जब तक उनका मूड करे वो तब तक अपने पद पे रह सकते हैं, उस कुर्सी पे बैठ सकते हैं। जब उनको लगता है कि हाँ अभी बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं, फिजिकली और मेंटली आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो खुद रिटायर हो जाते हैं। तो वहाँ पे कोई रिटायरमेंट एज है नहीं, ठीक। लेकिन इंडिया में रिटायरमेंट एज है, हाई कोर्ट के लिए 62 है और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे जज जो है रिटायर होते हैं। अब जब रिटायर होंगे तो वैकेंसी भी होगी, वैकेंसी होगी तो वैकेंसी को कौन फिल करेगा, वो भी तो सोचने वाली बात है। तो गवर्नमेंट
और जुडिशरी आपस में मिलकर वैकेंसीज को फिल करते हैं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि वैकेंसी को फिल करने में सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का ही हाथ होता है, जो हमारा हाई कोर्ट कोलिजियम होता है, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें गवर्नमेंट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वो वैकेंसी को फिल करने की जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से जाती हैं गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के उन नामों को क्लियर करती है और फाइनली उनको अपॉइंट कर लेती है। ठीक है, ऐसा कुछ प्रोसीजर होता है। तो बहुत सारी वैकेंसी है। देखिए हमारे कंट्री में जो 25 हाई कोर्ट्स हैं उनकी जो टोटल वैकेंसी हैं वो कितनी है, 1098, मतलब लगभग 1100 के लगभग वैकेंसी हैं। ठीक है, और अभी मतलब परसों लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री ने बताया है कि हमारे यहाँ पे इस समय हाई कोर्ट के अंदर कितनी वैकेंसी चल रही है, 411 वैकेंसी हाई कोर्ट के अंदर चल रही हैं। आप सोच के देखिए, जब वैकेंसी ही इतनी ज़्यादा होगी तो भैया जस्टिस डिलीवर कौन करेगा। जब जस्टिस डिलीवर नहीं होगा तो फाइल पे फाइल चढ़ती रहेगी, फाइल पे फाइल चढ़ती रहेगी तो डेट पे डेट चलती रहेगी। फिर वो सन्नी देओल वाला डायलॉग लगेगा, है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। भैया तारीख पे तारीख तो लगेगी ही ना, जब जज ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। तो 411 वैकेंसी जो है इस समय चल रही है, 600 के लगभग इस समय हाई कोर्ट में जज बैठते हैं। तो ये काम कौन करता है हाई कोर्ट की वैकेंसी को फुलफिल करने का, ये करता है सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम। तो सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में एक सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई होते हैं, 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। वो नामों को रिकमेंड करते हैं सरकार को, सरकार उनके ऊपर डिस्कशन करती है और उन नामों को क्लियर कर देती है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ठीक है, ऑनगोइंग प्रोसेस है और ये प्रोसेस अपना समय लेती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 साल पहले ऐसा कहा था कि ये समय बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, एक टाइम लिमिट भी उन्होंने फिक्स किया था, लेकिन सरकार का कहना है कि देखिए भैया, सरकार सीधी बात है, उनको कहना है कि ये जो प्रोसेस होती है इसके लिए हम ड्यू डिलीजेंस फॉलो करते हैं। ड्यू डिलीजेंस मतलब प्रोसीजर। तो हम लोग जल्दबाजी नहीं कर सकते। हो सकता है जल्दबाजी करने से कोई करप्ट हो कोई कोर्ट जज और वो अपॉइंट हो जाए, फिर वो फैसले भी करप्टेड ही लेगा। तो उनका कहना है कि देखिए समय लगता है ना, तो समय दीजिए, वैकेंसी को हम फुलफिल कर देंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने बहुत सारे नामों को रिकमेंड किया है। किस किस नाम को कौन कौन से हाई कोर्ट में रिकमेंड किया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, हाँ, लेकिन नामों को रिकमेंड किया है। सरकार के पास इस समय मेरे ख्याल से लगभग 25 से 30 के लगभग नाम हैं जो रिकमेंड किए जा चुके हैं। तो वो थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ, किसकी एडवाइस से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ध्यान रखो, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट के जजेस को। तो क्या सिर्फ सीजे की ही रिकमेंडेशन चाहिए, नहीं, गवर्नर की भी रिक्वायरमेंट चाहिए उस स्टेट के, और चीफ जस्टिस जो वो हाई कोर्ट होता है उसके चीफ जस्टिस की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इन सभी की एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है। एलिजिबिलिटी आप पढ़ सकते हो, हाई कोर्ट के जजेस की एलिजिबिलिटी क्या होती है, ये मैंने पूरा लक्ष्मीकांत से ही उठाया है, तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ते ही हो, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो हाई कोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटमेंट की जो प्रोसीजर होती है एक्चुअली वो हाई कोर्ट के कोलेजियम से स्टार्ट होती है। हाई कोर्ट का जो कोलेजियम होता है वो नामों को रिकमेंड करता है, वो नाम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से फिर वो कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के पास जाते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब वो नाम जाते हैं तो हमारी कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, जैसे इंटरनेशनल हमारा जो आईबी होता है, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये उन नामों को चर्चा करते हैं, उनके पूरे का पूरा जो चिट्ठी होती है, बच्चा चिट्ठा किट्टा हिस्ट्री जो होती है उसको चेक करती है और देखती है कि कहीं उसने कोई करप्शन तो नहीं किया, कहीं वो किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं थे। अगर वो सारी फाइलें क्लियर हो जाती हैं, वो फाइल क्लियर होने के बाद कहाँ जाती है, फाइल सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के पास जाती है। फिर सुप्रीम कोर्ट के जज जो कोलेजियम उसको अपने हिसाब से देखते हैं, प्लस माइनस वह सारी चीज़ें, फिर उस नाम को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दोबारा से रिकमेंड किया जाता है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्लियरेंस दे देती है उस तो उनके नामों के ऊपर मोहर लगा दी जाती है। वो ऐसा भी हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो नाम भेजे गए हैं सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको दोबारा से कोलेजियम के पास भेज सकती है रिकंसिडर करने के लिए। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी रिकंसिडर करे या ना करे। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम अगर चाहे तो उन्हीं नाम को दोबारा से क्लियर किया जा सकता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के इतना ही रोल होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिले कर सकती है लेकिन नामों को काट नहीं सकती, ये प्रोसीजर, ये पावर नहीं है गवर्नमेंट के पास। हाँ, डिले कर सकती है क्योंकि इसके कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको 2 महीने में 4 महीने में फाइल वापस देनी ही देनी है। लेकिन एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर फाइल को वापस दे दिया सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम को, सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम की मर्जी है वो इस बात को माने या ना माने। तो थोड़ा सा प्रोसीजर हम लोग बार बार करते रहते हैं, कोई नई चीज़ तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने कुछ किया नहीं है। इंडियाज एक्सिम बैंक श्रीलंका साइन 500 मिलियन लोन अग्रीमेंट। देखिए श्रीलंका के अंदर इस समय क्या चल रहा है सबको पता है। 2022 में श्रीलंका को लगभग $7 बिलियन चुकाने हैं अपने क्रेडिटर्स को, जिन्होंने उसको पैसा दिया हुआ है। भैया उधार लिया तो वापस तो देना ही पड़ेगा, है ना। और उसके पास सिर्फ और सिर्फ $1.5 बिलियन के लगभग बचा हुआ है। तो भैया
जेब में पैसा है नहीं, देनदारी इतनी ज़्यादा है, तो क्या होगा? ऐसा माना जाता है कि श्रीलंका दुनिया का पहला बैंकरप्ट कंट्री हो सकता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेंडेमिक। श्रीलंका की इकोनॉमी इस समय बहुत डाउन है, उसकी करेंसी बहुत डाउन है, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है। तो श्रीलंका किसकी हेल्प लेगा? या तो चाइना की हेल्प लेगा या फिर इंडिया की हेल्प लेगा। चाइना की हेल्प तो ले सकता है वो, लेकिन चाइना को ऑलरेडी उसको बहुत पैसा देना है वापस, तो उसने इंडिया की तरफ मूव किया। इंडिया के साथ उसके रिलेशन काफ़ी समय से थोड़े ख़राब चल रहे थे, लेकिन मजबूरी में क्या करें भैया, मजबूरी है तो दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही पड़ेगा। तो हमारा जो एक्सिम बैंक है उसने 500 मिलियन लोन अग्रीमेंट का साइन किया है, तो हम थोड़ा उसको 500, हालांकि उसका 500 मिलियन से ज़्यादा कुछ भला होने वाला नहीं है, लेकिन ठीक है, थोड़े दिन का उसको एक बफर पीरियड मिल जाएगा सोचने के लिए, आगे कार्रवाई करने के लिए। उसके पास ऑप्शन है कि वो IMF के पास भी जा सकता है पैसे वगैरह लेने के लिए, लेकिन IMF का जो पैसा मिलता है वो किसके साथ मिलता है? टर्म्स एंड कंडीशन के साथ मिलता है, फ्री में नहीं मिलता है ना। आप अपनी इकोनॉमी को ओपन करो, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करो, वो सारी चीज़ें जो कि श्रीलंका की गवर्नमेंट नहीं चाहती। तो एक्सिम बैंक आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। देखिए एक्सिम बैंक जो है कम्प्लीटली, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट की सब्सिडरी है, मतलब इसमें कोई भी प्राइवेट रोल नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट का ही जो है वेंचर है ये, ठीक है। एक्सिम बैंक जो है एक स्टैट्यूटरी बैंक है जो हम लोगों ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1982 पास किया था, तो 82 में जो है इसको हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। RBI ही इसको रेगुलेट करती है, और जिसके नाम में ही लिखा हुआ है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसका काम भी यही है। जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनकी हेल्प करना, इंसेंटिवाइज करना, जो इंडिया में इंपोर्टर्स होते हैं उनके लिए माहौल तैयार करना इन्वेस्टमेंट के लिए, वो सारी चीज़ें, ताकि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके और हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो इम्प्रूव हो सके। तो ये जो है इसका पूरे का पूरा जो है इनिशिएटिव और इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। थोड़ी छोटी सी न्यूज़ थी, कुछ और खास इसमें है नहीं। खैर, अब बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर। आज के एडिटोरियल सेक्शन कहता है क्रिएटिंग जॉब्स बाय इंक्रीजिंग केपेक्स। केपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए इसकी शॉर्ट फॉर्म है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल का मतलब क्या होता है? आपको मैंने बताया था, कैपिटल वो होता है जो कि इनकम जनरेट करने के काम आता है, जो कि वेल्थ जनरेट करने के काम आता है, उसे बोलते हैं कैपिटल। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जिस खर्चे को करने के बाद आप जो है इनकम करना शुरू कर देते हो, ठीक है। मान लो आपने गाड़ी खरीदी है, उस गाड़ी को आपने रेंट पे चढ़ा दिया, अब वहां से आपको इनकम हो रही है, तो ये जो गाड़ी खरीदने में आपका जो पैसा खर्च हुआ ना, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, राइट। सरकार ने जो है कोई पोर्ट बनाई, ठीक है, अब उस पोर्ट से तो इनकम जनरेट होगी, सीधी सी बात है। तो ये पोर्ट बनाना, ब्रिज बनाना, रोड्स बनाना, स्कूल बनाना, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। और कैपिटल जो एक्सपेंडिचर होता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म नहीं होता। जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, जैसे एम्प्लॉयज को सैलरी देना है ना, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हर महीने देना पड़ता है मेंटेनेंस के लिए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से ही तो जॉब्स क्रिएट होंगी। जब सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी तो ब्रिज बनाएगी, रोड बनाएगी, स्कूल बनाएगी, कॉलेज बनाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी, है ना। और ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो डिमांड करेंगे। जब मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन भी बढ़ती है, और प्रोडक्शन जब बढ़ेगी तो फर्दर और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और इस तरह से जो है हमारी ओवरऑल GDP ग्रो करती रहती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती रहेगी, परचेसिंग पावर बढ़ती रहेगी, डिमांड होती रहेगी, प्रोडक्शन बढ़ती रहेगी, और इस तरह से पूरा चक्कर चलता रहता है। यही इकोनॉमी का चक्कर होता है हमेशा। तो जब जब डिमांड बढ़ती है तब तक प्रोडक्शन बढ़ती है, जब जब प्रोडक्शन बढ़ती है GDP ग्रो करती है, जब जब डिमांड कम होती है प्रोडक्शन कम होती है, प्रोडक्शन कम होगा तो GDP डाउन जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ये जो है सरकार इस बेसिकली डिमांड को बढ़ाने का तरीका है। और डिमांड कैसे बढ़ेगा? डिमांड तो तब बढ़ेगा जब लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा तब आएगा जब लोगों को जॉब मिलेगा, और जॉब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर। यही जो है सरकार ने इस बजट में सबसे बढ़िया बात की है। सरकार ने पहली बार तो शायद नहीं, लेकिन हाँ बहुत बड़े पैमाने पे इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर फोकस किया है। इनका कहना है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो लोगों को वहाँ पे जॉब्स मिलेंगी, जॉब्स मिलेंगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और ये हमारी ओवरऑल GDP ग्रो करेगा। तो काफ़ी लोग इस चीज़ को प्रेज कर रहे हैं इस बार के बजट में। हालांकि सोशल सेक्टर पर क्या होता है वो आप सबको पता है, हेल्थ, एजुकेशन एंड ऑल दैट, उसमें सरकार ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन सरकार ने इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज वेरी क्रूशियल टू क्रिएट जॉब्स एंड GDP ग्रोथ, ये आपको मैंने बता दिया। इंटरनेशनल लेवल और ऑर्गेनाइजेशन ILO का कहना है कि
इसका कहना है कि इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट है पॉपुलेशन के कंपैरिजन में वो ड्रॉप हुआ है, मतलब इंडिया में बेरोजगारी बढ़ी है। ठीक है, ऐसा उनका कहना है। इनका कहना है कि 2005 में जो एम्प्लॉयमेंट थी हमारे टोटल पॉपुलेशन का वो था 55%, जो कि 2020 में घट के सिर्फ और सिर्फ 43% रह गया। इसके कंपैरिजन में अगर आप चाइना, बांग्लादेश और वियतनाम वगैरह में अगर कंपेयर करो तो वहाँ की पे एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा हाई है। बांग्लादेश में 52%, चाइना में 63%, वियतनाम में 73% और इंडिया में ओनली 43%। और इस 43% में अगर आप वीमेन का पार्टिसिपेशन देखो तो वो तो और भी ख़राब है। वीमेन का पार्टिसिपेशन कहाँ पर ज़्यादा है? रूरल इकोनॉमी में ज़्यादा है। अर्बन इकोनॉमी में वीमेन पार्टिसिपेशन बहुत कम है, और रूरल इकोनॉमी में कहाँ पे, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वहाँ पे ज़्यादा है, जो कि बहुत क्वालिटी जॉब्स नहीं है, ऐसा इनका कहना है। तो और हमारे यहाँ पे देखिए वीमेन फॉर्म जस्ट 20% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स। हमारे टोटल वर्कफोर्स का सिर्फ 20% ही वीमेन होती हैं, जबकि चाइना में, वियतनाम में, बांग्लादेश में ये 30% से लेके 70% तक जाता है। तो वीमेन पार्टिसिपेशन तो हमारे यहाँ पे और भी कम है। और अगर आप CMI डेटा को कंसिडर करो तो इंडिया ने 2016 से 2021 के बीच में लगभग 1 करोड़ जॉब्स को खो दिया है, जबकि मोदी जी रैली करके कहते हैं कि हम लोग जो है 1 करोड़ जॉब हर साल पैदा करेंगे। भैया लॉस हो गया है, पैदा करना तो दूर की बात है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपकी खुद की एजेंसी कह रही है, सरकारी एजेंसी खुद कह रही है ये चीज़। तो सरकार हालांकि ज़्यादातर जो ठीकरा है वो पेंडेमिक के ऊपर फोड़ती हैं, लेकिन ये सबको पता है कि 2017 में जो लीक हुआ था डेटा, NSSO का जो डेटा लीक हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि पिछले 45 सालों में इंडिया में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। और ये तो प्री पेंडेमिक में है, पेंडेमिक को तो आप छोड़ ही दो, प्री पेंडेमिक के समय में भी इंडिया में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था। ठीक है, हालांकि इस आर्टिकल के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें भी कही गई हैं। इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि हमारी सरकार का जो टोटल टैक्स कलेक्शन है वो इंक्रीज हुआ है, और कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि लोगों की इनकम इंक्रीज हुई है। तो एक्चुअली जो टैक्स कलेक्शन इंक्रीज होने का रीज़न क्या है? एक तो रीज़न ये है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज जो कलेक्शन था वो हमारा बढ़ा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है, ज़्यादा सर्विसेज को हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया, एक तो वो चीज़ है। और हमारा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इसने अच्छा परफॉर्म किया है, इसकी वजह से भी हमारा GDP टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुआ है। फॉर्मलाइजेशन हुआ है हमारी इकोनॉमी का, तो जब से लॉकडाउन आया है, और खैर ये चीज़ की शुरुआत हो गई थी जब से हम लोगों ने डीमोनेटाइजेशन किया था, लेकिन पेंडेमिक के समय में आपको पता ही है कि जो हमारा ई-श्रम पोर्टल है ना, ई-श्रम पोर्टल और EPFO, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर करने का मतलब EPFO पे ये है कि फॉर्मलाइजेशन हुआ है। इसको लेके तो हम लोगों ने 2 दिन पहले आर्टिकल भी किया था। तो जब ज़्यादा फॉर्मलाइजेशन होगा तो ज़्यादा लोग टैक्स ब्रैकेट में आएंगे, ज़्यादा टैक्स ब्रैकेट में आएंगे तो टैक्स कलेक्शन भी होगा, ऐसा इनका कहना है। इनका ये भी कहना है कि पिछले साल का जो बजट था उसमें सरकार ने जो GDP ग्रोथ के जो आंकड़े रखे थे, परसेंटेज फिक्स किया था, वो काफ़ी कम किया था, लेकिन उसके कंपेरिजन में हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है। थोड़ा सा कंजर्वेटिव बजट था, लेकिन उसके कंपैरिजन में ठीक ठाक सा परफॉर्म हम लोगों ने कर लिया है, इसलिए हमारा टैक्स कलेक्शन थोड़ा सा यहाँ पे इंप्रूव हो गया है, ऐसा इनका कहना है। तो सरकार फर्दर क्या करना चाहती है टैक्स कलेक्शन को, ताकि इंप्रूव हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, उसके लिए सरकार जो है कुछ यहाँ पे इनिशिएटिव लिए हैं। कौन कौन से इनिशिएटिव आप यहाँ पे देख सकते हो? इन्वेस्टमेंट इनटू कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। हम लोगों को रेलवे बनाना है, फ्रीट कॉरिडोर बनाना है, पावर सप्लाई के अंदर काम करना है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हम लोग काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, है ना। रोड नेटवर्क आपको पता ही है कि चलता ही रहता है, 25,000 किलोमीटर और हम लोगों ने ऐड करना है, तो यहाँ पे लोग सरकार इन्वेस्ट करेगी, ऐसा सरकार का कहना है। कि प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव हम लोगों ने बहुत सारी इंडस्ट्री में चलाया हुआ है, टेक्सटाइल में, इलेक्ट्रॉनिक में, है ना, इवन हम लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी चला दिया है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव से क्या होगा, जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको हम लोग इंसेंटिव देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की, तो जब उनको इंसेंटिव मिलेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव हम लोगों ने यहाँ पे लिया है। प्राइवेट सेक्टर को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं, ताकि प्राइवेट सेक्टर और इन्वेस्टमेंट करे तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो जॉब्स क्रिएट होंगी। ठीक है, ये सरकार ने कुछ यहाँ पे इनिशिएटिव लिए हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है हर इनिशिएटिव के पीछे जो है चैलेंजेस होते हैं। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से चैलेंज हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे पास ये है कि सरकार ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है ना, सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्चुअली ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में नहीं किया। देखिए हमारे पास 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है ग्रीन फील्ड और एक होती है ब्राउन फील्ड। ठीक है, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब वो होता है कि जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी थे हमारे पास और जो किसी ना किसी कारण से या तो कंप्लीट नहीं हो पाए थे या फिर चल रहे थे, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग
इंफ्रास्ट्रक्चर को जब आप इंप्रूव करते हो, एक्सपैंड करते हो, उसे कहते हैं ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड का मतलब ये होता है जब किसी बिल्कुल ब्रांड न्यू, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आप करते हो और एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, उसे कहते हैं ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे, जैसे आप पानीपत का एग्जांपल हो, पानीपत के अंदर एयरपोर्ट नहीं है ना, लेकिन अगर सरकार पानीपत में एयरपोर्ट बनाती है बिल्कुल स्क्रैच से, उसको कहते हैं ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करते हो, उसको रिन्यू करते हो, उसे कहते हैं ब्राउनफील्ड। तो सरकार ने बेसिकली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज़्यादातर फोकस किया है वो ब्राउनफील्ड पे किया है, ग्रीनफील्ड पे नहीं किया है। ये थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंज हो सकता है। उसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ऊपर, इसके ऊपर सरकार थोड़ा कम खर्चा कर रही है, जो कि एक थोड़ा सा सोचने का मुद्दा है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार ने ज़्यादा फोकस नहीं किया है, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंज हो सकता है ना। उसके अलावा हमारा जो हायर फिस्कल डेफिसिट है ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, मतलब सरकार की इनकम कम हो रही है, ओवरऑल खर्चे के कंपैरिजन में खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो सरकार को इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा एड्रेस करने की जरूरत है। हाई फिस्कल डेफिसिट कैन पुट प्रेशर ऑन द इंटरेस्ट रेट। देखिए जब फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होगा तो इसका जो इम्पैक्ट जो है वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी पड़ सकता है, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो क्या होता है, लोन लेना महंगा हो जाता है। जब लोगों को लोन नहीं मिलेगा तो मार्केट में ओवरऑल डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम होगा तो जीडीपी कम होगा। तो ये कहीं ना कहीं देखिए दो धारी तलवार है। एक तरफ तो आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो, जॉब्स क्रिएट हो, दूसरी तरफ ज्यादा खर्चा करने से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जीडीपी कम होगा। तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की जरूरत है। एक तलवार दूसरी साइड में जा रही है, एक तलवार दूसरी। तो ये जो हमारा आरबीआई है, जो गवर्नमेंट है, ये जो है एक बीच का रास्ता चुनते हैं ताकि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता रहे और इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा हाई ना जाए। ठीक है, तो वो दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की जरूरत है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इन्फ्लेशन भी क्रिएट हो जाता है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये बैंकिंग सेक्टर में ये जो है फिस्कल और वो सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। इतने सारे हम लोग आर्टिकल करते हैं, आई होप आपको आइडिया लग ही गया होगा कि कैसे चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो कंक्लूजन में देखिए क्या लिखा हुआ इस आर्टिकल में। कहने का देखिए पॉलिसी तो ठीक ठाक है, पॉलिसी में गड़बड़ नहीं है। हाँ, हर लोग कहते हैं, सभी कहते हैं कि सरकार को कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहिए, जो कि सरकार ने अभी इंप्लीमेंट करेगी। लेकिन हमारे यहाँ पे समस्या क्या है, कानून बनाने में समस्या नहीं है, पॉलिसी बनाने की समस्या नहीं है, समस्या है एग्जीक्यूशन की। हम प्रॉपरली इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे जितने भी स्टेक होल्डर हैं सभी को आपस में मिलिए, बैठिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, किस तरह से हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर प्लान कीजिए और उस प्लान को प्रॉपरली आप इंप्लीमेंट भी कीजिए। ईज ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट भी, देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपने सुना होगा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। मान लो सरकार को मान लो कोई एयरपोर्ट बनाना है और उसके लिए सरकार को 1000 एकड़ लैंड चाहिए। वो तो तभी होगी ना जब वहाँ पे आप लैंड एक्विजिशन करोगे। तो लैंड एक्विजिशन करते हो, जब आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाते हो कंपनीज वगैरह के साथ, पॉलिसी जो स्टेबलाइज होती हैं, ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखने की जरूरत है, तभी तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना। अब मान लीजिए, समझ लीजिए, मान लो बीजेपी की सरकार ने जो है अयोध्या में एक एयरपोर्ट को इनोग्रेट कर दिया, बाद में जो है मान लो वहाँ पे कोई और सरकार आ गई, उसने उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। तो हमारे पास पॉलिसी स्टेबलाइजेशन ही नहीं है, और जब पॉलिसी स्टेबलाइजेशन नहीं होगा तो लोग भैया इन्वेस्ट क्यों करेंगे, सोचने वाली बात है ना। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी सरकार को यहाँ पे जो है फोकस करना चाहिए। और ये जो इन्वेस्टमेंट सरकार करती है ना, शॉर्ट टर्म नहीं होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट। और जो छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वहाँ पे भी ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट वहीं से जनरेट होती है। बड़ी बड़ी फर्म से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होती। जो छोटे स्मॉल बिजनेस होते हैं उनके ऊपर सरकार फोकस करे तो शायद ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये कुछ जो प्रोग्राम सरकार ने चलाए हैं, सरकार के जो इनिशिएटिव हैं, वहाँ के जो चैलेंजेस हैं, वो सब आप एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ पे लिख सकते हो। बढ़िया एक आपका कंटेंट तैयार हो जाता है, यहाँ से मेंस का आंसर भी आप लिख सकते हो। एथनोसेंट्रिसिज्म एक नई टर्म आज मुझे देखने को मिली है। देखिए सेंटर का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ के सेंटर हो जाते हो, है ना, मतलब आप वहाँ पे फोकस करना शुरू कर देते हो। और एथनो का मतलब आप एथनिक, ठीक है, एथनिक आपका जो कल्चर होता है, आपका जो रिलीजन होता है, आपका जो कुछ भी आपकी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज होती हैं, ठीक है, वो आपका एथनिक एक आइडेंटिटी बनाती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी आइडेंटिटी में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी को इतना ज़्यादा सुपीरियर समझने लगते हैं कि वो सेल्फ इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा दे देते हैं खुद को कि दूसरे कल्चर को वो लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, है ना। उनका कहना है कि हमारा कल्चर ही सुपीरियर है, हमारी प्रैक्टिस ही सुपीरियर है। तो दूसरे कल्चर से, दूसरे प्रैक्टिस से कई बार लोग हेट भी करना शुरू कर देते हैं,
होता है ना। तो जब आप अपने कल्चर के ऊपर, अपनी प्रैक्टिस के ऊपर, अपनी वैल्यूज़ के ऊपर इतना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हो, दूसरे कल्चर को आप डिसलाइक करने लगते हो, प्रेजुडिस आप एक क्रिएट कर देते हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल इसमें दिया गया है कि जैसे मान लो जो है वो राजीव की शादी है, ठीक है। राजीव की जो है वो इंडियन है और राजीव ने जो है किसी अपने फ्रेंड को, रोब को, मान लो यूएसए से इनवाइट किया है। अब ये जब शादी में, अब हमारे यहाँ तो लोग हाथ से खाना खाते हैं, है ना, लेकिन रोब के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि जब रोब ने लोगों को हाथ से खाना खाते हुए देखा तो उसको लगा यार ये तो बहुत बैकवर्ड लोग हैं, ये तो जंगली लोग हैं जो हाथ से खाना खा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रोब अपने कल्चर को सुपीरियर समझ रहा है, और जब वो अपने कल्चर को सुपीरियर समझ रहा है तो इंडियन प्रैक्टिसेस को वो बैकवर्ड समझ रहा है, उसके लिए उसका प्रेजुडिस क्रिएट हो जाएगा। और ऐसा किसी के लिए भी हो सकता है ना। तो ये रोब, ऐसा राजीव भी किसी चीज़ को लेके कर सकता है, ऐसा हर कोई करता है। तो जब आप अपने कल्चर के ऊपर इतना, अपनी एथनिक प्रैक्टिसेस के ऊपर इतना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हो, तो दूसरे कल्चर को आप जो है प्रेजुडिस की नज़र से देखते हो, उनके लिए एक बायसनेस हो जाती है, जिसका एग्जाम्पल आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी देख सकते हो, आप नाजी जर्मनी को देख सकते हो, है ना। नाजी जर्मनी ने किस तरह से अपनी रेस को सबसे सुपीरियर समझा और ज्यूज रेस को जो है उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से एलिमिनेट ही कर दिया, है ना। तो ये जो है एथनोसेंट्रिसिज्म की यहाँ पे इन्होंने बात कही है। इनिशियली तो ये ऐसे ही माना जाता था, लेकिन आजकल ऐसा लोग बोलते हैं कि देखिए ऐसा नहीं है, एथनोसेंट्रिसिज्म जो है वो इतना भी ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होता, है ना। आप अपने कल्चर को सुपीरियर समझ सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि दूसरे कल्चर को आप इंफीरियर ही समझो। इंडिया के जैसे आप एग्जाम्पल हो, हमारे नेशनलिज्म की अगर आप बात करो, ठीक है, हमारे यहाँ पे कितनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, कितने लोग एक साथ मिलके रहते हैं। हाँ, डेफिनेटली आप अपने कल्चर को दूसरे कल्चर से हो सकता है बेटर समझते हो, लेकिन इसका ज़रूरी नहीं कि आप दूसरे कल्चर से हेट करो, है ना, ये ज़रूरी नहीं है। तो वो थोड़ा सा नेशनलिज्म में भी आप जोड़ के देख सकते हो, ये नाजी वाला एग्जांपल भी आप यहाँ पे देख सकते हो। फिलहाल जो इंडिया में चीज़ें चल रही हैं, आप उस कॉन्टेक्स्ट में भी इसमें बात कर सकते हो। इंडिया में फ़िलहाल जो मूवमेंट चल रही है उसमें लोग बहुत ज़्यादा अपने रिलीजन को लेके, अपने कल्चर को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, और किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी रिलीजन के खिलाफ बहुत ज़्यादा हेट स्पीच वगैरह वो सारी चीज़ें आपको पता ही है ना, वो सब चीज़ें की जा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं एंथ्रोसेंट्रिसिज्म का ही एक पार्ट है। तो ये टर्म आप यूज़ कर सकते हो अपने एसेज वगैरह में। अब जीएस पेपर 4 में कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं तो आप सब चीज़ें कर सकते हो। एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजी में इस टर्म का यूज़ किया जाता है, जीएस में ऐसा यूज़ नहीं किया जाता, बट ठीक है, कभी कभार चलता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। तो आप यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हो कि क्या आपको अपने कल्चर में, देखिए अपने कल्चर के ऊपर प्राउड करना, ट्रेडिशन को प्राउड करना एक अलग बात है, वो सबको करना भी चाहिए, लेकिन आप अपने कल्चर के ऊपर इतना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड मत हो जाओ कि आप दूसरे से हेट करने लगो, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करो। भैया आप सोसाइटी में जब दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को, उसको कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो सोसाइटी डिस्टेबलाइज हो जाएगी, है ना, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे बताई गई हैं, आप क्लियरली देख सकते हो। उसके अलावा एक दो हमारे पास एडिशनल आर्टिकल भी हैं। तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला ही है, तो इसमें तो कुछ नया है नहीं। कोर्ट मस्ट कम टू द चिल्ड्रन, तो ये जो चिल्ड्रन का जो वायलेंस केस होता है, अब्यूज़ होता है, उसके बारे में एक छोटा सा आर्टिकल है, आप इसको भी पढ़ सकते हो। इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर हम लोग बातें कर रहे हैं, आजकल नेगोशिएशन चल रही हैं, उसके बारे में छोटा सा एडिटोरियल है, आप इसको भी जो है देख के पढ़ सकते हो। लेकिन देखिए नया स्लाइड तो मेरे से शायद ना भी बनाया जाए, लेकिन ये स्लाइड जो है वो कल वाली न्यूज़ का है, आप इसको यहाँ से इग्नोर कर सकते हो, बाकी आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, लेकिन जो बच्चों ने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, मेंटरशिप प्रोग्राम को जरूर लें, तो वहाँ पे हम लोग मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।